हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जियोलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, यही टॉपिक को पढ़े थे और हम आपको क्या बोले थे कि ये जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा सा जो इसके और जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो है बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए क्या है? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और ये क्या होता है? ये एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है। किन में? ह्यूमंस में और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। ठीक, चलिए। अगर इसका स्ट्रक्चर बात कर ले तो कैसा होता है? स्ट्रक्चर इसका होता है ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लैडर जो कि थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मतलब कि जैसे कि एक सीढ़ी जो कि थोड़ी सी ट्विस्टेड फॉर्म में है। अगर उसका शेप देखा जाए तो वैसा ही कुछ शेप होता है आपका डीएनए का। ठीक, चलिए। तो अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए में हम लोग कल बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किए थे। ठीक, कि भाई डीएनए क्या होता है। तो डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल उस चीज़ को कहते हैं, उस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेके जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाते हैं किनकी वजह से जाते हैं? इन्हीं जेनेटिक मटेरियल, इन्हीं हेरिडिटरी मटेरियल की वजह से। ठीक, चलिए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनमें आरएनए भी क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल होता है। लेकिन बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? उनमें डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए। और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो क्या बायोकेमिकल का मतलब क्या है? बायोकेमिकल मतलब है कि जो कंपोजिशन है डीएनए की, मतलब डीएनए किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, उन्हीं चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए की अगर बायोकेमिकल कंपोजिशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये चीज जानिए कि डीएनए क्या है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए क्या है भाई? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, चलिए। डीएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें क्या होता है? एक शुगर पाया जाता है। ठीक है, 5 कार्बन शुगर पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका होता है नाइट्रोजनस बेसिस, 5 कार्बन का शुगर। ठीक है, और इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, और जब इससे अटैच हो जाता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, तब उसको क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को तब क्या कहेंगे? तब हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तब हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए किन चीजों से मिलकर बना है? डीएनए में एक 5 कार्बन का शुगर होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर होता है। एक क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। और इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब इसमें तीसरा पार्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डीएनए का जो होता है फॉस्फेट, जब इससे अटैच हो जाता है तब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए एक पॉलीमर होता है और इसकी मोनोमरिक यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए। तो इतना चीज हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े ना। चलिए, तो अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो एक हम लोग कहते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि डीएनए का, जब भी हम लोग बात करते हैं कि डीएनए का भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका भाई? डीएनए का। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कौन दिया था डीएनए का? उसको दिया था आपने वाटसन ऑन क्रिस्ट ने।
वॉटसन और जो क्रिक जो साइंटिस्ट थे, जो बॉटनिस्ट थे, वो क्या किए थे, उसी वही लोग इस मॉडल को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे कि भाई ये जो डीएनए है, इसका जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये कौन डिस्कवर किया था, ये कौन बताया था, ये जो है वॉटसन और क्रिक ने बताया था। ठीक है, चलिए तो इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई बायोकेमिकल कंपोजिशन पढ़ने से पहले कि थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, चलिए तो द डिस्कवरी इन 1953 ऑफ द डबल हेलिक्स, जो डबल हेलिक्स मॉडल जो था, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि किसका होता है, डीएनए का, वो कब डिस्कवर हुआ था, वो डिस्कवर हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका, डीएनए का डिस्कवर हुआ था। और इसको डिस्कवर कौन किए थे, भाई इसको डिस्कवर किए थे द ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। ये डीएनए का अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, मतलब कि जो डीएनए है, इसका जो ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर है, इसको कौन बताया था, इसको बताया था आपका वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन का पूरा नाम अगर हम लोग बात करें तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने 1953 में डीएनए का एक स्ट्रक्चर बताया था। और उस स्ट्रक्चर को क्या कहे थे हम लोग, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं ट्विस्टेड लैडर जो स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, मतलब कि डीएनए का, इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, वॉटसन और क्रिक ने इसे डिस्कवर किया था। और कौन से सन में डिस्कवर किया था, तो 1953 में इन लोगों ने बताया था कि भाई जो डीएनए है वो जो कैसा है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि दो स्ट्रैंड उनमें प्रेजेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल टाइप का है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक लैडर जो कि थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने यही चीज बताई थी। ठीक, चलिए तो वॉटसन एंड क्रिक ने जब ये बताई तो ये जो चीज थी ना, ये साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए किसी इंसान ने जब डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के फीचर्स के बारे में अगर कोई बता देता है तो इससे बड़ी डिस्कवरी क्या चीज़ हो सकती है, कुछ नहीं। बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज होती हैं जो कि माइलस्टोन बनती हैं, उन्हीं में से एक जो माइलस्टोन है वो कौन है, डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। ठीक है, चलिए तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो वॉटसन एंड क्रिक मार्क्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड gave rise to modern molecular biology। हम लोग जब डीएनए को पढ़ते हैं तो डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है डीएनए, डीएनए या आरएनए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसका, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक जो सब्जेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इसके बारे में जो है, इसमें जो डीएनए का जो कंट्रीब्यूशन है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में, जो कि एक माइलस्टोन है किसमें, हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग अगर बात करें कि भाई हम लोग इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग को तो पढ़ना है क्या चीज, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, हम लोग को पढ़ना है बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो फिर ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्यों पढ़े, इसे हम लोग इसलिए पढ़े, इसको हम लोग को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है, किसका, डीएनए का। तो अगर डीएनए के बारे में ये जानना है कि वो किस चीज से मिलकर बना है, तो उससे पहले उसका स्ट्रक्चर जान लेना चाहिए ना, कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसका स्ट्रक्चर है आपका कुछ इस तरह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन दिया है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिया है वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। ठीक है, जो कि डिस्कवरी एक माइलस्टोन डिस्कवरी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है
किसके फील्ड में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, चलिए ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। अब जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपना मेन टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है क्या, वो है आपका बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो अगर हम लोग पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोग इतनी चीज समझ चुके हैं कि भाई जो डीएनए होता है वो डीएनए का मेन 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट क्या, शुगर। शुगर कैसा होता है, 5 कार्बन का शुगर होता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करें तो नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के, फ्यूरिन और पिरीमिडीन। ठीक, तो प्यूरिन में क्या क्या आता है, प्यूरिन में आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है। ठीक है, और पिरीमिडीन में क्या आता है, उसमें आता है आपका साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, चलो ये चीज हम लोग पढ़े हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, तो डीएनए क्या है, डीएनए एक बायोपॉलिमर है। ठीक है, एक हेरिडिटी का मटेरियल है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको कह रहे हैं बायोपॉलिमर तो इसका जो मोनोमर यूनिट क्या होता है, वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए तो इतना चीज हम लोग पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में, इससे बहुत और भी चीजें हम लोग पढ़े थे। तो ये सब चीजें जो है हमारी क्लियर हो गई। अब इसके आगे का पॉइंट कि भाई इतना चीज तो जान रहे हैं, आगे की चीजें क्या होती हैं कि भाई जो बायोकेमिकल कंपोजिशन है डीएनए का वो कैसा होता है, किन चीजों से कैसे मिलकर बना होता है। ठीक, चलिए इसी को पढ़ लेते हैं कि डीएनए इज स्ट्रक्चर्ड so that the sugar of each strand are on the outside। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर का, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यही है ना, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, चलो तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है किसका, डीएनए का। ठीक है, तो अगर डीएनए का आप स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो ये जो शुगर प्रेजेंट होता है ना, वो इस तरह से प्रेजेंट होता है कि डीएनए इज स्ट्रक्चर्ड, मतलब डीएनए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया हुआ होता है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसमें जो है जो शुगर होता है, ईच स्ट्रैंड में जो डीएनए है उसमें कितना स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया आपका पहला स्ट्रैंड और ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रैंड। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है कि वो जो है वो आउटसाइड की तरफ जो होता है निकला हुआ होता है, आउटसाइड की तरफ क्या होता है, रहता है। ठीक है, ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड हो गया। ठीक, इसमें जो शुगर प्रेजेंट है इन दोनों ही स्ट्रैंड में, उनमें क्या होता है, शुगर जो है वो आउटसाइड की ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक, चलिए while the base is hydrogen bond on the inside। और अगर हम लोग शुगर की बात करें तो शुगर तो है भाई बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ टाइप में स्ट्रक्चर होता है किसका, शुगर का, दोनों ही स्ट्रैंड में। ठीक, चलिए अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, डीएनए का, वो जो है नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दोनों ही स्ट्रैंड के, वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। क्यों अंदर की तरफ होते हैं, क्योंकि भाई इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस जो है प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये अंदर की तरफ रहते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे बेसिस होते हैं जो कि प्यूरीन जो है हमेशा पिरीमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जो है एक प्यूरीन दूसरे पिरीमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, ये जो है ये आपस में क्या होगा, अंदर की तरफ रहेंगे और क्या होगा, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा कि दोनों ही स्ट्रैंड में जो शुगर होगा वो बाहर की तरफ होगा और जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं और अंदर की तरफ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, चलिए तो ये चीज हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई जो बेसिस हैं, जो द बेसिस
जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, दोनों ही स्ट्रैंड में। ठीक है, बेसिस मतलब यहाँ पे है नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और कहाँ की तरफ बनाते हैं भाई, अंदर की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए अगर ये स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इस पे एक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, इसमें एक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा रहेगा, ये अंदर की तरफ बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड में। और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए, resulting in what is known as the sugar phosphate backbone। और इसी को क्या करते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर हम लोग डीएनए की जब भी बात करते हैं तो डीएनए की जब बात की जाती है तो हम लोग कहते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें बैकबोन किसका होता है भाई, वो बैकबोन होता है आपका शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है। क्या होता है, इसका बैकबोन होता है। ठीक है, जब हम लोग डीएनए को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए के अंदर वो क्या होता है, उसका बैकबोन होता है। और जबकि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो निकले हुए होते हैं कहाँ, अंदर की तरफ। और वो क्या करते हैं, वो आपस में दोनों ही स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी, इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि दोनों ही स्ट्रैंड में क्या है, जो शुगर है वो आउटर की तरफ है, नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो अंदर की तरफ है और आपस में बॉन्ड बना रही है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि जो शुगर और फॉस्फेट होता है वो मेन बैकबोन होता है डीएनए का। और नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड के अंदर की तरफ होते हैं और दोनों ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक, चलिए, Thus the two chains of the sugar phosphate backbones, तो जो दोनों ही चेन है जो कि शुगर फॉस्फेट के बैकबोन्स की जो दोनों ही चेन है जो कि दोनों ही स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती है, वो रन साइड बाय साइड विथ कंप्लीमेंट्री पेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस। वो क्या करती हैं, वो साइड बाय साइड क्या होती हैं, रन करती रहती हैं। वो किसमें रन करती हैं भाई, कंप्लीमेंट्री पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। ठीक है, मतलब कि ये कि जो दोनों ही चेन्स हैं शुगर फॉस्फेट की, जो दोनों ही चेन है शुगर फॉस्फेट बैकबोन की, वो क्या करती हैं, वो रन साइड बाय साइड करती हैं। मतलब कि वो भी इनके साथ में, जैसे अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो इसमें जो शुगर और फॉस्फेट जो है जो पहले स्ट्रैंड में प्रेजेंट है और जो शुगर और फॉस्फेट का जो चेन है जो कि दूसरे स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, वो रन क्या करती है, वो इनके साथ ही साथ में चलते रहती है। रन का मतलब दौड़ना नहीं होता, रन का मतलब ये इसके साथ ही साथ में अपना चलते रहेंगी। और जो है साइड बाय साइड क्या होता है, साइड बाय साइड क्या होता है, इसके जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कम्प्लीमेंट्री देख के कि भाई हमको किसके साथ बॉन्ड बनाना है, वो उसके साथ मिलकर के बॉन्ड बना करके आगे चलते रहती हैं। और इस तरह से क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि रन साइड बाय साइड विथ कंप्लीमेंट्री पेयर नाइट्रोजनस बेसिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप होगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो उसको हम समझा देते हैं कि भाई इसमें लिखा ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, यहाँ पर आते हैं, ये आपका हो गया क्या, डीएनए। ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या है, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन प्रेजेंट है। तो ये जो शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है वो क्या करता है, वो रन क्या करता है, वो रन मतलब क्या है, वो चलता रहता है किसके साथ साथ में, साथ साथ में चलता रहता है आफ्टर नाइट्रोजनस बेसिस के
मतलब कि यहाँ पे जो है एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस कैसे होते हैं भाई, AgCT, ठीक है। ये क्या है, प्यूरीन हो गया, ये हो गया आपका pyrimidine, ठीक। तो प्यूरीन क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। pyrimidine क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन क्या होता है, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड कैसा होता है, डबल बॉन्ड, ठीक। डबल बॉन्ड मतलब कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एडेनिन और थाइमिन आपस में, ठीक। और जो ग्वानिन होता है ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ठीक। और ये मतलब कहने का ये है कि ये जो है ग्वानिन जो है ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मतलब कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ये इसके साथ बनाएगा, ठीक। चलिए, तो जो है ये प्यूरीन और pyrimidine आपस में कैसे बॉन्ड बना रहे हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया। तो यही बात है कि भाई ये जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन चल रहा है, यहाँ पे भी शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है, जो चेन है वो आप चलते जा रहा है। और साथ ही साथ किसके साथ चल रहा है भाई, इन नाइट्रोजनस बेसेस के, जो कि क्या करती हैं, वो आपस में कंप्लीमेंट्री देख लेती हैं। कंप्लीमेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट्री का मतलब कि भाई एडेनिन है तो वो हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन है तो वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही बनाएगा बॉन्ड। तो इस चीज को देखते हुए नाइट्रोजनस बेस भी जो है अपना बॉन्ड बनाते चलते हैं, और ये जो चेन है शुगर फॉस्फेट का ये भी चलता रहता है। तो हर चीज जो है सीक्वेंस में चलते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है डीएनए का, जो कि लगता है ट्विस्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो हमें लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो हम लोग ये तो डिस्कस कर लिए कि क्या है ये, कि भाई उसका जो बैकबोन है वो किस चीज का है, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस है अगर, तो नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे है, ठीक है, वो अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ बॉन्ड बनाए हुए। इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की चीजों को समझते हैं कि the backbone of the DNA strand is made from altering phosphate and sugar group। ये जो हम लोग बैकबोन का बात कर रहे हैं कि भाई क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक, इसी की बात हम लोग की है ना। तो ये जो बैकबोन ऑफ डीएनए है ये किस चीज से मिलके बना है, ये मिलके बना है आपका शुगर और फॉस्फेट के ग्रुप से, यही बात है ना। ये किन चीज से मिला है भाई, ये मिलकर बना है आपका शुगर और फॉस्फेट के ग्रुप से मिलकर बना है आपका बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक। तो ये जो बैकबोन ऑफ डीएनए है जो कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को मिलकर के बन रहा है, तो ये कैसे बनता है वही चीज यहाँ पे लिखा है कि द बैकबोन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज मेड फ्रॉम अल्टरनेटिंग फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप। ये क्या करती हैं, अल्टरनेट करके, अल्टरनेटिंग का प्रोसेस करके क्या करती हैं, फॉस्फेट और शुगर ग्रुप के ये अल्टरनेट करते हुए क्या बनाती है, बैकबोन बनाती है। अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए और डिस्कस कर लेते हैं तो अभी समझ में आ जाएगा कि भाई ये अल्टरनेटिंग की प्रोसेस क्या है, ठीक। चलिए, द शुगर इन द डीएनए इज 2-deoxyराइबोज। जो शुगर प्रेजेंट होता है 5 कार्बन का, जो शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है भाई, 2-deoxyराइबोज, ठीक है। ऐसे ही शुगर क्या है, प्रेजेंट होता है किसमें, ठीक है, डीएनए में। इसी वजह से इसका क्या नाम होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसका जो शुगर होता है वो 2-deoxyराइबोज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो 2-deoxyराइबोज जो शुगर होता है जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, विच इज अ पेंटोज, मतलब 5 कार्बन शुगर होता है। जो शुगर होता है किसमें, डीएनए में, वो कैसा होता है, 5 कार्बन शुगर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है 2-deoxyराइबोज, ठीक है। जो शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर वो राइबोज शुगर होता है, ठीक है, 5 कार्बन का शुगर होता है, ठीक है। और अगर आप उसको पूरे तरह से अगर उसका नाम ले प्रोनाउंशिएट करें तो वो क्या होता है, 2-deoxyराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये जो शुगर प्रेजेंट है
are joined by the phosphate group that form phosphodiester bond between the third and fifth carbon atom of the adjacent sugar ring। ये जो है, जो शुगर और फॉस्फेट, जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई शुगर और फॉस्फेट मिलकर क्या बना रहा है, ये मिलकर बना रहा है आपका बैकबोन ऑफ शुगर। तो ये आपस में कैसे कांटेक्ट में आते हैं, ये जो कौन सी बॉन्ड है जो कि इन दोनों को जोड़ती है, तो वो बॉन्ड होती है आपकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे डाई नहीं लगेगा, अभी हम समझाते हैं। जो जब एक शुगर फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि द शुगर आर जॉइंड बाय द फॉस्फेट ग्रुप दैट फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द एडजेसेंट शुगर रिंग। ये जो है, जैसे कि जो दो अगल बगल की, एडजेसेंट मतलब होता है कि जो अगल बगल हो। ठीक है, तो ये जो एडजेसेंट शुगर रिंग्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, जाके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और वहां पे क्या है, 3 कार्बन है उसका। ठीक है, 3 कार्बन है और 5 कार्बन। ठीक है, उनके बीच क्या होता है, वो जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है जाके बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल, शुगर का मॉलिक्यूल, उसके 3 कार्बन पे और 5 कार्बन पे क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप जाके बना अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसी तरह इन्हीं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, किसकी, बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक, समझ में आ गया। चलो, इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए कि भाई डीएनए का जो बैकबोन है वो किससे बन रहा है, फॉस्फेट से और शुगर से। ठीक, एक फॉस्फेट और शुगर जब मिलकर अटैच होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और क्या करता है, ये जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, किनके बीच, शुगर के थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच। ठीक है, एडजेसेंट शुगर की जो रिंग्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, 3 कार्बन पे और 5 कार्बन पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। और यही बहुत सारे जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाते हैं, बहुत सारे जब शुगर और फॉस्फेट के ग्रुप अटैच होते जाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते जाता है, जब ये लॉन्ग सीक्वेंस हो जाता है तो यही क्या होता है, यही जा करके बना देता है आपका बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक, चलिए, तो इतना हमें लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं भाई, कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए हम लोग क्या, ये कि भाई उसका बैकबोन क्या होता है। ठीक है, तो बैकबोन तो समझ लिए क्या होता है, ठीक, उसका सीक्वेंस भी समझ लिए कि कैसे वो बॉन्ड बनाता है। अब आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए है, जो बायोकेमिकल नेचर या कंपोजिशन वो डीएनए है, उसमें क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियोटाइड का। क्यों न्यूक्लियोटाइड का होता है, क्योंकि डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड ही तो है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का ही तो एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही तो है। डीएनए क्या है भाई, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए। ठीक है, मतलब कि डीएनए का जो मोनोमरिक यूनिट वो है, वो क्या है, वो है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है आपका डीएनए। तो इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है आर द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो यूनिट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड ही होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होती है भाई, आपकी डीएनए होती है और
आरएनए होती है। ठीक, तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट होता है, उसका जो सबसे छोटा पोर्शन आप कह लीजिए या सबसे आपका उसको कह लीजिए मोनोमर, वो क्या होता है, वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और क्या होता है, डीएनए इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब क्या बनता है, तब बनता है आपका डीएनए। ठीक, चलिए, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो होता है यूनिट स्ट्रक्चर। यूनिट स्ट्रक्चर मतलब सबसे छोटा यूनिट, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, वो कौन होता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं। पहला क्या है भाई, पहला नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा पेंटोज शुगर है, और तीसरा आपका फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, चलिए, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है डीएनए में। और जब यहाँ पे थाइमिन के जगह पे यूरासिल लग जाएगा तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका आरएनए में। यही डिफरेंस होता है कि आरएनए क्या होता है, आरएनए डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंड नहीं होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। साथ ही साथ में उनमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो क्या होता है, थाइमीन की जगह पे यूरासिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग आरएनए को तो पढ़ नहीं रहे, आरएनए को भी पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डीएनए को पढ़ रहे हैं। तो भाई जो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कौन कौन से होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक, चलिए, तो पहला चीज तो हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो है वो होता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, और यहाँ पे क्या होगा, पेंटोज शुगर जो है डीएनए के केस में वो कैसा होता है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज जो होता है, 2 डीऑक्सीराइबोज जो है वो प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर, जो कि होता है प्रेजेंट इसमें डीएनए। ठीक, चलो, तो तीसरा जो होता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट का ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट जो है वो क्या होता है, वो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो न्यूक्लियोटाइड में हम लोग ये जाने कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेसिक यूनिट होता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो हम लोग किस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लिक एसिड डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, पहला तो आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, जिसमें प्रेजेंट होगा एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। ठीक है, चलिए, और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा होगा पेंटोज शुगर। ठीक है, 2 डीऑक्सी पेंटोज शुगर जो है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, और तीसरा क्या होगा, फॉस्फेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, डीएनए का। ठीक, तो ये चीज हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि शुगर है, ये बेस है, और ये हो गया आपका फॉस्फेट। ठीक है, और ये सब मिलकर क्या स्ट्रक्चर बनाया, ये न्यूक्लियो स्ट्रक्चर बनाया, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर अब हम लोग बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं डीएनए हमारे, डीएनए के अगर नाइट्रोजनस बेसिस को अगर हम लोग डिस्कस करें, जो कि उसका मेन इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, अगर बायोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें यही तीनों कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, कि भाई न्यूक्लियोटाइड है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट किसका, सबसे छोटा मोनोमर होता है किसका, डीएनए का, और ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से, और आपका फॉस्फेट से। ठीक है, तो इन तीनों को डिस्कस अगर आप अच्छे से कर लें, इनको अच्छे से समझ लें, तो आप समझ जाएंगे कि भाई बायोकेमिकल कंपोजिशन डीएनए का क्या है। ठीक है, चलिए, तो दे आर 2 टाइप। ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो प्यूरिन होता है, पहला जो होता है वो क्या होता है, प्यूरिन होता है। प्यूरिन कैसा होता है, 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है। 2 रिंग स्ट्रक्चर मतलब कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, प्यूरिन जो होता है वो 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है। पहला जो रिंग हो गया वो ये हो गया, और दूसरा रिंग जो है वो ये हो गया। पहले रिंग में कितने होंगे मेंबर, 6 मेंबर होता है,
और सेकेंड रिंग में कितने मेंबर होते हैं? 6। सेकेंड रिंग में 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन में क्या होता है? 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। चलिए, और कौन कौन से होते हैं भाई प्यूरिन? तो एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन मतलब जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ग्वानिन जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो एडिनिन और ग्वानिन क्या होता है? प्यूरिन होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। तो पिरिमिडीन क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब कि एक रिंग इसमें पाया जाता है और इसमें कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं इस रिंग में, ठीक है। चलिए, और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। साइटोसिन और थायमिन। यूरेसिल को अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए, ठीक है। अगर पिरिमिडीन की बात करें तो इसमें 3 टाइप के होते हैं उसके। तो पहला क्या होता है? साइटोसिन, दूसरा थायमिन, और तीसरा होता है यूरेसिल। यूरेसिल को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो थायमिन की जगह पर प्रेजेंट होता है, किसमें? आरएनए में। और अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है पिरिमिडीन, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें साइटोसिन प्रेजेंट होता है और थायमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता है डीएनए में, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ऐसा होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, वो जो है कि नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो शुगर के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनको क्या बॉन्ड, उन्हें क्या, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। नाइट्रोजन जो है जब बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन इससे पहले हम बोले थे क्या? वो गलती से हम बोल दिए, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? शुगर के साथ, ठीक है। और वो बॉन्ड क्या कहलाता है? वो बॉन्ड कहलाता है आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह लीजिए या एन ग्लाइकोसिडिक आप बॉन्ड कह लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसके थ्रू क्या करता है? ये नाइट्रोजनस बेसिस शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। चलिए, तो ये चीज हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, समरी पढ़ लेते हैं भाई, कि जो जब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका डीएनए का। पहला हो गया नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फॉस्फेट, और तीसरा क्या हो गया? शुगर। अब ये सब चीजें हम लोग पढ़ ली हैं, तब इसका एक कंक्लूजन, एक समरी निकालते हैं कि भाई क्या चीज हम लोग समझे, ठीक। चलिए, तो the polymerization of nucleotide to form nucleic acid occur by condensation reaction by making phosphate diester bond between 5 phosphate group of one nucleotide and 3 hydroxyl group of another nucleotide। हम लोग क्या कहे? हम लोग ये पढ़े हैं अभी तक कि डीएनए जो होता है वो पॉलीमर होता है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं डीएनए। तो मतलब क्या हो रहा है? एक पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसके वजह से डीएनए बन रहा है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि द पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन हो रहा है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। और बन क्या रहा है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं? तो न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए को। मतलब कि जो डीएनए जो है जो कि बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है पॉलीमराइजेशन के थ्रू। और किसके पॉलीमराइजेशन के थ्रू? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन के थ्रू, ठीक है।
और ये जो पॉलीमराइजेशन का जो रिएक्शन है आखिर वो कैसे होता है, तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, ये जो है बैकबोन बनता है। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं कि ये जो है वो कैसे बनता है। ये होता है कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। ये जो पॉलीमराइजेशन होता है कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है भाई, उसको भी पढ़ लेते हैं कि ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कैसे होता है। बाय मेकिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बनने की वजह से होता है। ठीक है, अब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो किनके बीच में बनता है, वो बनता है आपका 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। ये जो शुगर पे जो 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ना उस पे ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए किन चीजों से मिलकर बना है भाई, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब जो एक 5 फॉस्फेट ग्रुप होता है एक न्यूक्लियोटाइड का, एक जो न्यूक्लियोटाइड है ठीक है जो कि डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बात करें तो डीएनए का क्या होता है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड ये, और एक जो स्ट्रैंड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, काफी न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जोड़ करके मिल करके एक स्ट्रैंड को बनाती है। ठीक है, और ये स्ट्रैंड कैसे बनता है, एक स्ट्रैंड वो कैसे बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से। ठीक, चलिए, तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, वो बनता है आपका 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का जो 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच में जब अटैच होता है वो जो है अटैच होता है किससे, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे अटैच होता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ठीक, तो ये दोनों जब अटैच होते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इन्हीं बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के क्या करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाते हैं। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसी कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एक पूरा लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की वजह से एक डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया एक डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, एक स्ट्रैंड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना करके एक स्ट्रैंड बना दिया। इसी तरह दूसरा स्ट्रैंड भी बन गया, इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से मिल करके एक और स्ट्रैंड बना लिए। और ये आपस में जो दोनों स्ट्रैंड है ये कैसे कनेक्टेड है भाई, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। ठीक है, इन दोनों जो स्ट्रैंड है इन दोनों को पास लाने का काम, इन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बनाते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई जो डीएनए में जो तीनों चीजें प्रेजेंट है वो अपना अपना काम कर रही है, कोई इसी तरह फ्री फोकट का प्रेजेंट नहीं है, सबका एक इम्पोर्टेंट रोल है। शुगर और फॉस्फेट क्या कर रहे हैं, वो तो बैकबोन ही बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो किसके वजह से बन रहा है, फॉस्फेट ग्रुप के वजह से बन रहा है और शुगर की वजह से बन रहा है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है 5 प्राइम वाला वो क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को ला रहा है, और जो 5 प्राइम वाला फॉस्फेट ग्रुप है वो 3 प्राइम वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इसी बॉन्ड को हम लोग कह रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के कितने बॉन्ड का बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड रह रहा है और आपस में क्या बना रहा है,
एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इस बॉन्ड को क्या कह रहे हैं हम लोग, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हैं न्यूक्लियोटाइड के हेल्प से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से क्या हो जा रहा है, लॉन्ग सीक्वेंस बन जा रहा है, कंडेंसेशन की रिएक्शन हो जा रही है और क्या हो जा रहा है, स्ट्रैंड पूरा का पूरा डीएनए का बनता है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं जब बन जाते हैं तब ये आपस में कैसे कांटेक्ट में आते हैं, कैसे मिलते हैं, ये मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो कि नाइट्रोजनस बेस बनाता है, ठीक। तो ये चीज हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो चीज जैसे लिखा है वैसे ही आप जो है एग्जाम में लिखिएगा, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक। चलिए, a polynucleotide chain are always synthesized in the 5' to 3' direction with a free nucleotide being added to the 3OH group of the growing chain। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये कैसे चलता है, ये हमेशा 5' डायरेक्शन से लेके 3' डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है, ये जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं, ये जो है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, मतलब किस डायरेक्शन में बनता है, हमेशा वो बनता है 5' to 3' डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है कि 5' से लेके 3' डायरेक्शन में ही हमेशा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की सिंथेसिस होती है, वो इस वजह से होता है क्योंकि with a free nucleotide being added to the 3OH group of the growing chain। मतलब कि ये जो सिंथेसिस होता है 5' to 3' वो हमेशा इसलिए होता है ताकि जो 3' का जो OH ग्रुप है वो हमेशा फ्री रहे, और इसी फ्री 3OH से क्या होगा, 3' OH से क्या होगा, नया जो है, नया न्यूक्लियोटाइड जो है आकर के अटैच होगा और वो चेन जो है आगे बढ़ते जाएगी। देखिए इसको ऐसे समझिए, जो सिंथेसिस हो रही है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो कैसी हो रही है, 5' से लेके 3' में। ये हमेशा इसलिए ऐसा होता है, ये हमेशा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन की जो सिंथेसिस होती है वो हमेशा इस डायरेक्शन में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो 3' का जो है पोजीशन, वहाँ पे क्या होता है, OH ग्रुप रहता है, ठीक है। तो ये OH ग्रुप जो है हमेशा फ्री रखा जाता है ताकि जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड आए तब वो जो है वो इस OH के साथ बॉन्ड बना ले और जो है ये सीक्वेंस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये आगे बढ़ता रहे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3' में हमेशा OH ग्रुप अवेलेबल रहता है, जिसके वजह से नया जब चाहे तब न्यूक्लियोटाइड आके इससे अटैच हो सकता है और ये चेन जो है आगे बढ़ सकती है, ठीक है। इस वजह से ये डायरेक्शन जो होता है 5' to 3' का रहता है, ठीक। चलिए, तो हमें लगता है ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए, अब ये तो हम लोग समझ लिए कि भाई जो है वो कैसे चेन की जो है वो सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है जो कि मिलकर बनाता है डीएनए को, इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है ये तो हम लोग समझ लिए। अब जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये आपस में जुड़ते कैसे हैं उसको भी समझ लेते हैं कि ये जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, मतलब एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड है, इन दोनों पे जो नाइट्रोजनस बेस है ये आपस में आखिर बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये पेयरिंग कैसे करते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल फीचर होता है वो उसकी बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का, किसी भी न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, हम लोग कौन से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लिक एसिड डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें तो ये डीएनए के कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो जो डीएनए है उसका जो ये न्यूक्लिक एसिड का उसका जो ये बेस पेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर है, ठीक है। चलिए, ये कैसे है भाई उसे भी समझ लेते हैं। इट कनेक्ट्स बेसिस ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर विद द कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ अनदर चेन। अभी हम लोग क्या पढ़े,
अभी हम लोग पढ़े कि भाई ये जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन जो है ये कैसे सिंथेसिस होता है ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन तो सिंथेसिस हो गई, कैसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है। दूसरा भी सिंथेसिस हो गया, क्या हो गया इसको, एक मिनट, दूसरा भी सिंथेसिस हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये क्या हो रहा है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंथेसिस हो गई, दूसरी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंथेसिस हो गई। अब ये आपस में कैसे मिलेंगे, तो ये होता है आपका नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि इट कनेक्ट्स बेसिस ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर विद कंप्लीमेंट्री बेसिस ऑफ अनदर चेन। ये जो बेस पेयरिंग का कंसेप्ट है इसकी की वजह से क्या होता है, एक जो न्यूक्लियोटाइड का चेन जो होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो अपने कंप्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेसिस जो कि दूसरे चेन में प्रेजेंट है उनके साथ जो है बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं कि कंप्लीमेंट्री बेसिस आर बॉन्डेड टुगेदर। जो कंप्लीमेंट्री बेसिस हैं ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो एडेनिन और थाइमीन के बीच में होता है डीएनए में। और अगर आरएनए की बात करें तो एडेनिन और यूरेसिल के बीच में होता है आरएनए में, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, थाइमीन तो प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो वहां पे क्या होता है, एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। अभी हम लोग को आरएनए को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरएनए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये लिख दिया है तो इसको भी समझ लेते हैं भाई कि क्यों लिखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आज क्या है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीएनए को। तो अगर डीएनए की बात करें उसमें क्या होता है, उसमें जो है एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड कैसा होता है, ये होता है आपका डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एडेनिन थाइमीन के साथ बनाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस स्ट्रैंड में यहाँ पे एडेनिन है तो ये देखता है कि थाइमीन कहाँ पे है इस स्ट्रैंड में, तो थाइमीन को ढूंढते हुए ये क्या करता है, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है किनके किनके बीच भाई, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है। और ये जो है ग्वानिन और साइटोसिन दोनों ही डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो अभी हम लोग पढ़ किसको रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए को। तो डीएनए में क्या होता है भाई, तो डीएनए में जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनता है, किनमें, डीएनए और आरएनए दोनों में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए को, तो डीएनए में मतलब क्या है कि भाई उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड कैसा होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि अगर ये स्ट्रैंड है यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, साइटोसिन यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो ये इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो हमें लगता है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई डीएनए क्या है। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए के स्ट्रक्चर को बात करें तो डीएनए के स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो वॉटसन और क्रिक ने बताया था। अब डीएनए के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो बायोकेमिकल कंपोजिशन है, एक एक कंपोनेंट को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। कैसे ये जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये भी डिस्कस कर लिए। तो हमें लगता है कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी चीज है जो कि आपसे डिस्कस करना है, वो ये कि अगर आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा, आपको चीज़ें हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई और आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हर टॉपिक आप जान सकें, आपको हर चीज़ की जो नॉलेज है वो आपको मिल सके, हर चीज़ को, हर लेक्चर को आप अटेंड कर पाएँ, तो आप जो है हम जो डीएनएस में आप इनरोल हो सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, आपको अगर डीएनएस को अगर वो करना है तो आप जाके प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं डीएनएस एजुकेयर ऐप को, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके जितनी भी आपको जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है तो आप अच्छे से आराम से इनरोल हो सकते हैं और अब आपकी जितने भी सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन चीज़ों को आप जो है समझ सकते हैं,
ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।